वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले कश्मीर में एक राजा राज करता था। वह बड़ा दयालु और दानी था। प्रजा की भलाई के लिए नई योजनाएं बनाता रहता, मगर पिछले कई वर्षों से एक ऐसी समस्या उनके सामने आ गई थी कि जितना भी वह उसके बारे में सोचता, उतनी ही वह उलझती जाती। समस्या थी बाढ़ की। कश्मीर घाटी के बीच एक नदी बहती थी, आज भी बहती है, झेलम। किंतु तब इसका नाम था वित्स्ता। वित्स्ता कश्मीर के खेतों और बागों को सींचती थी, मनुष्य की प्यास बुझाती थी और यहाँ तक कि लोगों को अपनी छाती के ऊपर से दूर दूर तक भी ले जाती थी। तब बहुत सा व्यापार नावों द्वारा ही होता था। वास्तव में कश्मीर की खुशहाली इसी वित्स्ता नदी के कारण थी। पर कुछ सालों से वित्स्ता भयंकर रूप धारण करने लगी थी। वर्षा ऋतु आती तो नदी उमड़कर अपने किनारों को तोड़ती हुई, मदमस्त हाथी की तरह बस्तियां उजाड़ती हुई, पेड़ पौधे रौंदती, मनुष्य और पक्षियों को बहा ले जाती। हर साल अनेक गांव बर्बाद होते और बहुत सारे लहलहाते धान नष्ट कर जाती। राजा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने दरबार बुलाया और समस्या अपने मंत्रियों और विद्वानों के सामने रखी। किसी ने सुझाव दिया, महाराज, लगता है प्रकृति ही हम पर नाराज है। ईश्वर हमें दंड दे रहा है, इसलिए माता समान वित्स्ता नदी हमारा विनाश करने पर तुली है। उसे प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ किया जाना चाहिए। राजा ने सोचा कि हो न हो, यह मेरे ही किसी पाप की सजा मेरी प्रजा को मिल रही है। नहीं तो क्या कारण है कि मेरे पिता के समय कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई। उसने वित्स्ता नदी के किनारे दूर दूर से ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाकर बड़े धूमधाम से यज्ञ कराया। अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर वित्स्ता को तो मानना था नहीं, सो नहीं मानी। पहले की तरह भयानक रूप से तबाही मचाती चली गई। किसी ने कहा कि नदी माता को बलि दो। इस पर कई बकरों की बलि चढ़ाई गई, मगर वित्स्ता जैसे इससे और भी क्रोध में आ गई। उसमें पिछले साल से भी अधिक भयंकर बाढ़ आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा इसी सोच में डूबा था। तभी द्वारपाल ने आकर बताया कि एक युवक महाराज के दर्शन करना चाहता है। वह कहता है कि मैं वित्स्ता को शांत करने की कला जानता हूँ। राजा चौंक पड़ा। एक बार तो सोचा कि कहीं कोई ठग तो नहीं जो धोखा देकर धन ले जाना चाहता हो, पर फिर यह सोचकर बुला भेजा कि मिल लेने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि उसके पास सचमुच कोई मंत्र हो। युवक उसके सामने आया तो उसे देखकर राजा एकदम निराश हो गया। उसने सोचा कि कोई जटाधारी सन्यासी होगा, पर उसके सामने खड़ा था एक सुंदर, स्वस्थ और पढ़ा लिखा नौजवान। नदी को वश में करने की शक्ति उसमें होगी, ये सोचना भी मूर्खता थी। बेमन से राजा ने पूछा, युवक, तुमने जो दावा किया है क्या वह सच है? युवक ने गंभीरता से जवाब दिया, राजन, इस कठिन समय में आप जैसे राजा के साथ मजाक करने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सचमुच वित्स्ता नदी के क्रोध को शांत कर सकता हूँ। मुझे केवल 10,000 रुपए दीजिए। सबको हैरानी हुई कि युवक बिना किसी तपस्या, बिना किसी यज्ञ, बलि अथवा पूजा के ही नदी को वश में करेगा। किसी भी मंत्री या पुरोहित को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज, इस धोखेबाज की बातों में न आए। लगता है कि धन लेकर यह देश से बाहर चला जाएगा। राजपुरोहित ने भी कहा, राजन, मेरे विचार से इस युवक का दिमाग खराब है। नहीं तो जहाँ बड़े बड़े पंडित कुछ न कर सके, वहाँ यह पागल क्या कर सकेगा? इस पर युवक बोला, महाराज, आप पहले तो अपने राजवैद्य से मेरी जांच करा लें कि मैं पागल हूँ या नहीं। फिर मेरे साथ अपने किसी कर्मचारी को लगा दें ताकि मैं देश छोड़कर ना जा सकूं। 1 सप्ताह के भीतर यदि वित्स्ता नदी अपनी सीमाओं में न बहने लगी तो जो आपके मन में आए
वह दंड मैं भोगने को तैयार हूँ। अगले दिन राजधानी श्रीनगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि एक पागल नदी को वश में करने वाला है। सुबह से ही बहुत से लोग नदी के किनारों पर तमाशा देखने आ गए, क्योंकि वह युवक नाव में बैठकर नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला था। नदी जहाँ श्रीनगर में प्रवेश करती है, वहाँ से युवक की नाव चल पड़ी। उसके साथ कई मटके थे। नाव कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि युवक ने एक मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के निकाले। यह देखकर सबको अचंभा हुआ कि इस पागल युवक ने सिक्के नदी में फेंक दिए। युवक ने फिर सिक्के निकाले और लोगों को दिखाते हुए फिर पानी में इस तरह फेंके जैसे खेत में बीज बो रहा हो। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद यह कोई पूजा हो, मगर जल्दी ही वे समझ गए कि युवक बेमतलब पैसे फेंक रहा है, जैसे पैसे न हो कंकड़ हो। अचानक दूसरे किनारे पर कुछ शोर सा हुआ। कुछ मनचले लड़के पानी में कूद पड़े और गोता लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। पहले तो लोग उन पर हंसे, मगर जब कई लड़कों को नदी तल से सचमुच सिक्के मिल गए तो हंसी बंद हो गई। लोगों में नदी तल से पैसे निकालने का जोश उमड़ पड़ा। दोनों किनारों पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग नदी में कूद रहे थे। कोई दोनों हथेलियों में नीचे से कीचड़ निकाल रहा था, तो किसी ने छोटी सी कटोरी साथ ले रखी थी, जिसमें कीचड़ भरकर वह किनारे पर लाकर उसमें से सिक्के खोजता। कुछ लोगों को इससे भी अच्छी तरकीब सूझी। वे दलदल बनाकर नदी तल से कीचड़ निकालकर नाव में भरने लगे। एक दल किनारे पर कीचड़ डाल आता तो दूसरा उसमें सिक्के निकालता, और वे युवक लगातार मटकों में से पैसे निकालकर लोगों को दिखा दिखाकर नदी में फेंकता रहा, जैसे कह रहा हो और गहराई में जाओ और जितने सिक्के बटोर सको बटोरो। नदी के बीच में पहुंचकर तो उसने सिक्कों से भरा हुआ मटका ही पानी में उलट दिया। जैसे जैसे उसकी नाव आगे चलती, वैसे वैसे सिक्के खोजने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती। राजा के कर्मचारी इस युवक की हरकतों से बड़े परेशान हो रहे थे। इस पगले ने तो सारे शहर को ही पागल बना दिया। चंद सिक्कों के लिए लोग मिट्टी नदी से निकालकर किनारे पर डालने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर युवक किसी की चिंता किए बिना अपना काम करता गया। शाम हो गई तो वे अपने घर चला गया। अगले दिन उसने देखा कि सूरज निकलने से पहले ही लोग फिर नदी में गोते लगाने निकल पड़े थे। दूसरे दिन भी यही क्रम चला। किनारों पर मिट्टी के अंबार लग गए, पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह लोगों ने चमत्कार देखा। वित्सता का पानी कई हाथ नीचे चला गया था और किनारे कई हाथ ऊंचे हो गए थे। उस दिन राजा ने नदी पर आकर सारा दृश्य देखा तो उसके समझ में आया कि नदी क्रोध में क्यों थी। वर्षों से नगर की गंदगी बहकर उसी में चली जाती थी, जिससे उसका तल ऊपर उठ गया था और पानी के बहाव में बाधा आ जाती थी। इस सच्चाई को समझने के लिए यज्ञ और बलि की नहीं, प्रकृति के स्वभाव की जानकारी जरूरी थी। उस दिन के बाद नदी में वर्षों तक बाढ़ नहीं आई और कई दलदलों से पानी निकल गया। ऐसे ही एक स्थान पर एक नगर बस गया, जिसे आज सोहोर कहते हैं। तब उसका नाम सूर्यपुर था, क्योंकि वह उसी युवक की याद में बसाया गया था जिसका नाम सूर्य था। आज की कहानी उल्लासनगर गांव में रहने वाले दो दोस्तों की है। एक का नाम रतन और दूसरे का नाम कर्मा था। दोनों ही 22-23 साल के नवयुवक थे। दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी, परंतु दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जहां एक तरफ रतन एक शांत स्वभाव का और बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, वहीं दूसरी तरफ कर्मा का स्वभाव बहुत ही चंचल और शरारती था। दोनों दोस्त कई बार गांव से बाहर के नगरों में घूमने के लिए जाते थे और अक्सर ही यात्राएं किया करते थे। कर्मा स्वभाव से चंचल होने के साथ साथ बहुत बड़बोला भी था। वो जब भी किसी नगर की यात्रा करके आता तो गांव वालों को
कई झूठे सच्चे किस्से गढ़कर सुना देता था। गांव वाले भी उसके किस्सों को सच मान लेते थे। रतन ने बहुत बार अपने दोस्त कर्मा को समझाया कि ऐसे झूठे किस्से सुनाकर गांव वालों की वाहवाही लूटना सही नहीं, परंतु रतन उसकी बात सुनता ही कहाँ था। एक बार तो कर्मा ने हद ही कर दी और ये झूठा किस्सा सुना दिया कि उन्हें एक यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए 5-6 डाकू लुटेरों ने घेर लिया, तो खुद कर्मा ने उनका मुकाबला किया और अकेले ही उनको सबक सिखाया और रतन की जान भी बचाई। हालांकि रतन को ये सब झूठ पसंद नहीं आता था, लेकिन कर्मा से पुरानी दोस्ती के कारण वो चुप रह जाता था। इसी तरह से मौज मस्ती में उनके दिन बीत रहे थे। कुछ समय बाद गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटना शुरू हो गई। गांव में जब रात को लोग सो जाते तो सुबह उठने पर किसी न किसी घर के आंगन से कोई न कोई जानवर गायब होता। कभी कोई बकरी तो कभी गाय का बछड़ा। साथ ही आंगन में पड़े खून के निशान से ये समझ में आ गया कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। धीरे धीरे जब पूरे मामले की परतें खुली तो पैरों के निशान से पता लग गया कि ये किसी आदमखोर शेर का काम है। गांव वालों में दहशत फैल गई। अगर इसी तरह शेर पालतू जानवरों पर हमला करता रहा तो हो सकता है वो किसी दिन किसी इंसान पर भी हमला कर दे। खास तौर पर बच्चों पर तो ज्यादा खतरा मंडराने लगा। इस खतरे से निपटने के लिए गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई कि किस तरह से इस खतरनाक शेर से गांव को बचाया जाए। एक बात तो सबकी समझ में आ चुकी थी कि ये शेर गांव के पास वाले जंगल से ही आता है। आनन फानन में पंचायत में ये फैसला लिया गया कि क्योंकि शेर रात के समय गांव में आता है तो रात में गांव में पहरा लगा दिया जाए, परंतु ये इस समस्या का हल नहीं था। खैर, जब तक कोई और उपाय नहीं मिलता, सारे गांव वाले पहरा लगाने की बात पर राजी हो गए। उसी रात को गांव के कुछ आदमी मशालें जलाकर रात में पहरा देने लगे। उस रात गांव में कोई शेर नहीं आया। इसी तरह अगली 3-4 रातें पहरेदारी करने से उन 3 रातों तक भी शेर का कोई हमला नहीं हुआ। अगली सुबह फिर पंचायत बुलाई गई और मुखिया ने कहा, पहली 4 रातों से गांव में पहरेदारी के कारण शेर का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इस तरह हम कब तक रातों को जागते रहेंगे। हमें इस समस्या का कोई पक्का हल निकालना होगा और वो पक्का हल है उस आदमखोर शेर की मौत। मुखिया ने आगे बोला, अब क्योंकि शेर पिछले 4 दिन से भूखा ही होगा तो मेरे पास एक योजना है। हमें दिन के समय शेर को जंगल से बाहर निकालना होगा और उस पर हमला करना होगा। उसके लिए दिन के समय जंगल के बाहर एक बकरी को बांध दिया जाएगा। उसके मिमियाने की आवाज सुनकर भूखा शेर जैसे बाहर निकलेगा तो उसे तीर या भाले से हमला करके मार दिया जाएगा। सभी गांव वाले इस पर सहमत हो गए और इस पूरी योजना से शेर को धराशाही करने का जिम्मा दिया गया गांव के सबसे बहादुर कर्मा को, जो 1 नंबर का गप्पी था, लेकिन गांव वालों की नजरों में वो बहुत शूरवीर था। इस बार कर्मा अपने ही बातों के जाल में खुद ही फंस गया। कर्मा को ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। पंचायत खत्म होने के बाद कर्मा ने अपने दोस्त रतन से मदद मांगी। अब दोस्ती का सवाल था तो रतन भी मान गया। अगले दिन योजना के हिसाब से एक बकरी जंगल के बाहर एक पेड़ के नीचे बांध दी गई। मुखिया का अनुमान सही निकला। 3 दिन से भूखा शेर बकरी की आवाज सुनकर छिपते छिपाते बकरी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं कुछ दूरी पर कर्मा और रतन हाथों में हथियार लिए शेर के नजदीक आने का इंतजार कर रहे थे। उनके दूसरी तरफ गांव के 2-3 लोग भी पेड़ के पीछे ही बैठे थे कि अगर उन दोनों दोस्तों पर कोई मुसीबत आई तो उनकी मदद कर सकें। जैसे ही शेर और नजदीक आया, रतन ने बिजली की गति से भाला फेंककर शेर की तरफ मारा। निशाना तो अच्छा लगाया था, लेकिन शेर की किस्मत अच्छी थी कि भाला उसे सिर्फ खरोचते हुए निकल गया। अचानक हुए इस हमले से शेर डर गया और वापस जंगल में भाग गया। इस तरह ये योजना असफल हो गई। अब गांव वाले और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
वो गुस्से में और ज्यादा आतंक मचा सकता है। अगले ही दिन फिर से पंचायत बुलाई गई और ये फैसला हुआ कि बहादुर कर्मा जंगल में घुसकर शेर को मारेगा। कर्मा ने मन ही मन सोचा कि बस अब तो गए काम से, ना मैं अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुनाता और ना ही गांव वाले मुझे बलि का बकरा बनाते। अब कर्मा ने सोचा सच बोल दूं तो बहुत बेइज्जती होगी और मैं शर्म से ऐसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा है शेर के हाथों मरना ही ठीक है। अगली सुबह कर्मा ने सब गांव वालों से मुलाकात की। खास तौर पर अपने दोस्त रतन के गले मिलकर भावुक हो गया कि शायद दोबारा मुलाकात ना हो पाए। हाथों में भाला लिए वे जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में काफी अंदर तक पहुंचने के बाद वो घबरा भी रहा था और बहुत थकावट भी महसूस कर रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उसे शेर के गर्जन की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि सामने से एक शेर उसके तरफ भागता चला आ रहा है। कर्मा के हाथ पैर फूल गए। मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। तभी वो बिजली की फुर्ती से उठा और जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गया। अब कर्मा पेड़ पर था और शेर पेड़ के नीचे। काफी देर हो गई। कर्मा को लगा कि शेर थक हार कर चला जाएगा, लेकिन शेर टस से मस ना हुआ। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन शेर पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। इधर पेड़ के ऊपर बैठे कर्मा का बुरा हाल था। वो भूखा प्यासा पेड़ पर झूल रहा था। सुबह का सूरज भी उग गया, लेकिन शेर तो जैसे ठान कर बैठ गया कि कर्मा के मांस का स्वाद चख कर ही रहेगा। भूखे प्यासे कर्मा ने सोचा कि इससे अच्छा तो शेर के आगे ही कूद जाऊं। सूरज सिर पर चढ़ आया। अब तो कर्मा की हालत मरने वाली हो गई। पेड़ पर रहा तो भूख प्यास से मरा और नीचे उतरा तो शेर के हाथों मारा जाएगा। अभी वो अपनी उधेड़ बूंद में ही गुम था कि उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन इस बार इस आवाज में कुछ दर्द सा था। कर्मा ने नीचे देखा। शेर की कमर में 5 फुट लंबा भाला आर पार हुआ पड़ा था और दर्द से कराते हुए शेर ने दम तोड़ दिया। और उसके सामने उसका दोस्त रतन और गांव के 2-3 नौजवान आ खड़े थे। दरअसल रतन ने ही भाला फेंककर शेर को मारा था। इस बार उसका निशाना चूका नहीं। कर्मा खुशी के मारे पेड़ से कूदा और अपने दोस्त रतन के गले लग गया। तब रतन ने कहा, दोस्त तू जैसा भी है पर है तो मेरा जिगरी यार, तुझे मरने के लिए कैसे छोड़ देता। जब पूरी 1 दिन तक तू वापस नहीं आया तो मैं इन लड़कों के साथ तुझे ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया। कर्मा ने कहा, रतन मेरी जान बचाने के लिए मैं तेरा एहसानमंद हूँ। तब रतन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन सच में शेर को मारने में तेरा ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि तू बलि का बकरा बना और मैंने शेर को मार दिया। कर्मा बोला, सच में तेरे जैसा बहादुर दोस्त पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। रतन ने हंसते हंसते कहा, और तेरे जैसा बलि का बकरा भी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ये कहते हुए दोनों दोस्त हंसते हंसते वापस गांव की तरफ लौट गए। उस दिन के बाद कर्मा ने अपनी झूठी बहादुरी के किस्से और गप्पे सुनाना बंद कर दिया। धन्यवाद।